मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान यूथ पंचायत में युवाओं से संवाद कर रहे हैं, सुनिए। अभिवादन करने के लिए मौजूद हैं माननीय मंत्री खेल और युवा कल्याण माननीय मुख्यमंत्री जी का अभिवादन कर उन्हें सम्मान मंच पर लेकर आए हैं। माननीय मंत्री कैमरा हिला रहे हैं कर रहा है आ गए माननीय मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी, आप सभी का अभिवादन करते हुए, मामा का आशीर्वाद आपको बताते हुए इस समय सभा ग्रह में प्रवेश कर चुके हैं। आप सभी के बीच में आपके अपने प्यारे मामा माननीय मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी सभागृह में ऊपर और नीचे सभी दीर्घाओं में खचाखच भरी दीर्घाओं में हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी आप सभी का अभिवादन करते हुए, आपकी ऊर्जा का सम्मान करते हुए, उसे सलाम करते हुए यहाँ आपके बीच में हैं और आप मंच की ओर अग्रसर हो रहे हैं। जोरदार तालियों से आइए हमारे अपने माननीय मुख्यमंत्री जी के ऊपर अपना स्नेह बताते रहें, जोरदार तालियों से उनका स्वागत करते रहें और माननीय मुख्यमंत्री जी मंच पर आ रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ मंच पर में आदरणीय उपस्थिति होगी माननीय मंत्री खेल और युवा कल्याण मध्य प्रदेश यशोधरा राजे सिंधिया जी, हमारे सम्मानित मेहमान श्री अरिक सोलन जी और मुख्य सचिव उच्च शिक्षा विभाग मध्य प्रदेश श्री शैलेंद्र सिंह जी। would like to request Mr. Eric Solan to be kindly present on stage. Please welcome Mr. Eric Solan. जोरदार तालियों से आइए स्वागत करें मध्य प्रदेश के सम्मानीय मंत्री। आदरणीय मित्रों, यूथ महापंचायत के उद्घाटन कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन है। अमर शहीद चंद्रशेखर आजाद की पावन भूमि आजाद नगर हमने एक बाइक यात्रा निकाली। परसों ये यात्रा भोपाल से रवाना हुई और कल वापस हमारे बाइकर्स भोपाल पहुंचे। चंद्रशेखर आजाद जी की जन्मभूमि से लाए गए पवित्र मिट्टी और पवित्र जल के कलश को हमारे बाइकर साथी आज के कार्यक्रम में माननीय मुख्यमंत्री जी को सौंपेंगे, जिन्हें स्थापित किया जाएगा शौर्य स्मारक भोपाल में। हम आप सभी की ओर से माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत कर रहे हैं, अभिनंदन कर रहे हैं और विनम्र आग्रह कर रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी से, माननीय मंत्री महोदया से, मंच पर मौजूद हमारे मेहमान एरिक सोलन जी से कि आप अपने करकमलों से दीप प्रज्वलित कर आज के कार्यक्रम की शुरुआत करें। दीप प्रज्वलन के साथ ही सरस्वती वंदना का गायन होगा। भोपाल के नूतन कॉलेज की हमारी छात्राएं ये सरस्वती वंदना प्रस्तुत कर रही हैं। दीप प्रज्वलन के साथ अमर शहीदों के चित्रों के समक्ष माल्यार्पण होगा और कार्यक्रम की शुरुआत होगी। भारत
माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय मंत्री खेल और युवा कल्याण यशोधरा राजे सिंधिया जी इस कार्यक्रम में मौजूद हैं और हमारा सौभाग्य है कि वर्चुअली हमारे साथ दिल्ली से जुड़े हुए हैं माननीय मंत्री युवा कार्यक्रम एवं खेल तथा सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार श्री अनुराग सिंह ठाकुर जी। हम उनका भी इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करते हैं। हमारे साथ मंच पर मौजूद हैं आदरणीय श्री एरिक सोलहन जी। He is President Green Belt and Road Institute, the 6th and former UN Environment Executive Director and Under Secretary General of the United Nations, following an extensive career focusing on environment and development of government and international organizations. Erik Solheim was Executive Director of the UN Environment Program between May 2016 and November 2018. We welcome him to this prestigious Youth Mahapanchayat. हम अपनी परंपराओं की ओर लौट रहे हैं। कार्यक्रम की शुरुआत वंदे मातरम गान के साथ स्वास्थ्य जोशी जी और उनके साथ ही वंदे मातरम प्रस्तुत कर रहे हैं। तो थोड़ा इधर ही साइड हो जाओ, एक साइड साहब। को कनेक्ट कीजिए कीपैड को। तस्वीरें देख रहे हैं आप, दरअसल तस्वीरें यूथ महापंचायत की हैं। भोपाल में यूथ महापंचायत आयोजित हो रही है शहीद चंद्रशेखर आजाद की 111वीं जयंती के मौके पर, और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान इस यूथ पंचायत में शिरकत करने पहुंचे हैं। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। शहीद चंद्रशेखर आजाद की 116वीं जयंती के मौके पर भोपाल में यूथ पंचायत का आयोजन किया गया है। इस यूथ महापंचायत में शामिल होने केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर भी पहुंचने वाले थे, लेकिन मौसम की वजह से वो भोपाल नहीं पहुंच पाए। लेकिन तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। संगीत कार्यक्रम प्रस्तुत किया जा रहा है और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी यूथ महापंचायत में शामिल होने पहुंचे हैं। वंदे मातरम 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 सुजलां सुफलां मलयजशीतलां यस्य श्यामलां मातरं वन्दे सुजलां सुफलां मलयजशीतलां यस्य श्यामलां मातरं वन्दे 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 मातरं कोटि कोटि कंठा कर कर निनाद करले निसप्त कोटि बोले जटा हर करवाले कोटि कोटि कंठा कर कर निनाद करले निसप्त कोटि बोले जटा हर करवाले हम दिखल मैं तो बोले बाबा रे नमामि करे त्रिगुण वाले
वन्दे मातरं वन्दे मातरं वन्दे मातरं वन्दे मातरं हाइट डाउन कर लेंगे भारत माता की भारत माता की भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। बैठिए, शांति बनाए प्लीज। आदरणीय मित्रों, माननीय मंत्री खेल और युवा कल्याण से अब हम विनम्र आग्रह करेंगे कि आप माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करें। माननीय मंत्री महोदय यशोधरा सिंधिया जी आंगवस्त्रां तथा पुष्पगुच्छ से माननीय मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी का बात मत कर रहे। स्वागत करें। Welcome Mr. Eric Solen in this Youth Mahapanchayat. मित्रों, अनुराग ठाकुर जी एयरपोर्ट पर बड़ी देर दिल्ली एयरपोर्ट पर बैठे रहे, लेकिन यहाँ के मौसम में उनके विमान को यहाँ उतरने की इजाजत नहीं दी, इसलिए वहाँ से टेक ऑफ नहीं कर पाए। लेकिन वर्चुअली वो हमसे जुड़े हैं और हम ये मान रहे हैं कि वो हमारे बीच में ही है। एक बार जोरदार ताली बजा के माननीय अनुराग ठाकुर जी का स्वागत कीजिए, अभिनंदन कीजिए। अनुराग जी, आपका स्वागत है और मध्य प्रदेश और भोपाल को आपका इंतजार रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय मंत्री महोदय श्री अनुराग सिंह ठाकुर जी का स्वागत करने के लिए। और अब विनम्र आग्रह प्रमुख सचिव खेल और युवा कल्याण श्रीमती दीप्ति गौड़ मुखर्जी से कि आप माननीय मंत्री खेल और युवा कल्याण यशोधरा सिंधिया जी का स्वागत करें। इनके बाद संचालक खेल और युवा कल्याण श्री रवि कुमार गुप्ता जी से विनम्र आग्रह है कि आप हमारे मुख्य मंच पर मौजूद अपर मुख्य सचिव उच्च शिक्षा मध्य प्रदेश श्री चरण सिंह जी का स्वागत करें। आदरणीय मित्रों, आप सभी जानते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी चंद्रशेखर आजाद जी की शहादत और उनके योगदान के प्रति जो भावनात्मक उनका लगाव है व्यक्तिगत तौर पर, उसको हर जगह व्यक्त करते हैं। और वो कहते हैं कि यदि युवा को प्रेरणा लेनी है तो चंद्रशेखर आजाद जी के जीवन से लें। उन्होंने अपनी कमिटमेंट, अपनी प्रतिज्ञा को कभी भी किसी भी हालत में उसके साथ समझौता नहीं किया। जीवन कुर्बान करना पड़ा, लेकिन मातृभूमि सदैव सर्वोच्च स्थान पर उन्होंने रखी। हमारे एक बाइकर्स ने यात्रा निकाली भोपाल से आगरा यानी आजाद नगर अलीराजपुर में, और वापस कल वो लौट कर आए हैं। हमारे ये बाइकर साथी अब अपने साथ लाए पवित्र भूमि की मिट्टी के कलश और पवित्र जल के कलश माननीय मुख्यमंत्री जी को सौंपेंगे। ये बाइकर्स यहाँ मौजूद हैं, 2 विंग्स में बैठे हुए हैं, दोनों तरफ से एंटर करेंगे। 2 साथी माननीय मुख्यमंत्री जी को ये कलश सौंपेंगे, बाकी साथी माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ खड़े होंगे। जल्दी से एक फोटो अपॉर्चुनिटी होगी और फिर इनके बीच की एक साथी, एक युवती आदरणीय श्रेयसी अग्रवाल जी अपने अनुभव यहाँ साझा करेंगे। आइए, आपका बहुत बहुत स्वागत है।
और हम सभी स्वागत करेंगे अपने जाबाज बाइकर्स का। माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ हम ये जानकारी साझा करना चाहते हैं कि इस यूथ महापंचायत में प्रदेश भर के 52 जिलों के हर जिले से चुने हुए 6 युवा साथी स्पोर्ट्स के हमारे खिलाड़ी, स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया साई के खिलाड़ी, स्काउट्स, गाइड्स, एनसीसी, नेहरू युवा केंद्र, एनएसएस, सभी वॉलंटियर्स यहाँ मौजूद हैं। 1,500 लोग इस सभागृह में हैं और लाखों हमारे युवा साथी ऑनलाइन प्रसारित हो रहे इस लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से इस कार्यक्रम से जुड़े हुए हैं। ये दोनों ही कलश शौर्य स्मारक भोपाल ले जाए जाएंगे, जहां बहुत आदर के साथ इन्हें स्थापित किया जाएगा। आप सभी बाइकर्स का बहुत बहुत धन्यवाद। अपनी इस यात्रा के अनुभवों को माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय मंत्री जी, दिल्ली में मौजूद माननीय मंत्री अनुराग ठाकुर जी के साथ साझा करेंगी बाइकर श्रेयसी अग्रवाल जी। श्रेयसी माननीय मामा जी एवं यहाँ पे उपस्थित सभी अतिथिगणों को मेरा सादर नमन। हम राइडर्स ने कभी ये सोचा नहीं था कि हम शहीद चंद्रशेखर आज़ाद जी की जन्मभूमि पावन मिट्टी वहाँ से लेकर आएंगे, स्पर्श करने का भी मौका मिलेगा। तो हम अपने आप को बहुत ही सौभाग्यशाली समझते हैं कि हमें मामा जी ने ये मौका प्रदान किया। मामा जी, मैं आपको एक बात बताना चाहूँगी कि कितनी भी विषम परिस्थितियाँ रहे, लेकिन इस कॉज ने हम लोगों को इतना सहारा दिया है अपना एक दृढ़ निश्चय को अडिग रखने के लिए। तो धन्यवाद देना चाहूँगी मैं आपको इस चीज़ के लिए। एवं मैं बताना चाहूँगी कि हम राइडर्स आगे से किसी भी तरह का कॉज रहेगा, हम सब मध्य प्रदेश प्रशासन के साथ में हैं, आपके साथ में हैं, आप सबके अपने रहेंगे, हम आपके साथ में हमेशा खड़े रहेंगे। इसी के साथ धन्यवाद। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद श्रेयसी। हमारे 52 जिलों से चुने हुए 6 युवा साथी यहाँ पर आ रहे हैं। इनमें से कुछ युवा साथी हैं जो अपने यूथ महापंचायत में आने के उद्देश्य और इस अवसर को वो जीवन में किस तरीके से देखते हैं, इन अनुभवों को बहुत जल्दी माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ साझा करना चाहेंगे। सबसे पहले हम आमंत्रित करना चाह रहे हैं श्रुति तिवारी जी को। श्रुति तिवारी शहडोल से आती हैं, ऐसे ही शुक्ला विश्वविद्यालय की छात्रा हैं और जूलॉजी में प्राणीशास्त्र में MSc प्रीवियस की स्टूडेंट हैं। आइए जोरदार तालियों से स्वागत करें श्रुति तिवारी। परम आदरणीय मंच और इस कार्यक्रम को विशिष्टता प्रदान कर रहे विशिष्ट अतिथि महोदय और इस सभागार में उपस्थित सभी प्रबुद्ध श्रोतागण, आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र विराटनगरी शहडोल से आप सबके समक्ष एक विचार लेकर उपस्थित हूँ, जिसमें युवा महापंचायत के माध्यम से मुझे एक आगामी भविष्य के लिए उज्जवल कामना करने का प्रयास किया गया। मैं आप सबके समक्ष पर्यावरण विषय पर अपने विचार उपस्थित करना चाहूँगी। मैं यह खेद उत्पन्न करती हूँ कि अब मैं उस युग की युवा हूँ जहाँ की युवा यह मानते हैं, उन्होंने मान लिया है कि विज्ञान और प्रकृति एक दूसरे के पर्याय हैं। परंतु मेरा व्यक्तिगत मानना यह है कि विज्ञान और प्रकृति एक दूसरे के पर्याय है। इस विचार को मानना आपके और प्रकृति एक दूसरे के पर्याय हैं, परंतु मेरा व्यक्तिगत मानना यह है कि विज्ञान और प्रकृति एक दूसरे के पर्याय है। इस विचार को मानना आपके और मेरे भविष्य को काल के गाल में समाहित करने जैसा है। प्रकृति मानव संगतम, यानी कि प्रकृति और मनुष्य एक दूसरे के पर्याय हैं। प्रकृति से जन्मा मनुष्य प्रकृति में ही विलीन हो जाता है, यह सबसे बड़ा सत्य है। मैं अपने समक्ष उपस्थित सभी युवाओं से यही कहना चाहूंगी कि हमें यह विचार सार्वगर्भित कर लेना चाहिए कि हम प्रकृति से उत्पन्न हुए हैं और प्रकृति और मनुष्य एक दूसरे के पर्याय हैं, न कि विज्ञान। विज्ञान
एक दूसरे का पर्याय अगर होता तो वो विनाशक नहीं होता प्रकृति के लिए। और हमारे वेद पुराणों में भी यह वखान किया गया है, प्रकृति और मनुष्य को ईश्वर और उपासक की संज्ञा दी गई है। युगों युगों से ही कभी आंगन की तुलसी बनकर, कभी गोवर्धन पर्वत बनकर, कभी प्राणदायिनी नर्मदा बनकर हमने प्रकृति को पूजा है। तो वहीं दूसरी ओर प्रकृति ने भी किसी भी कामना के बिना हमें वर्षा का जल प्रदान किया है, हमें औषधि बन हमारा उपचार किया है और अन्न अनाज से हमारा भरण पोषण किया है। तो यहाँ उपस्थित सभी युवाओं से मैं यही कहना चाहूंगी कि चलिए आज हम सब एक प्रण लेते हैं कि हम प्रकृति और मनुष्य की इस संबंध को अच्छे से स्थापित कर और एक नया इतिहास रचेंगे। और माननीय मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री जी से मैं यह कहना चाहूंगी कि आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद युवा महापंचायत जैसे प्रयास के लिए, जिसने एक जिले के युवा को और एक गांव के युवा को राज्य स्तरीय मंच तक का सफर कराया। और मैं अपनी वाणी को विराम देते हुए यही कहना चाहूंगी कि यहाँ की चांदनी मिट्टी का ही मैं गुणगान करती हूँ, यहाँ की चांदनी मिट्टी का ही मैं गुणगान करती हूँ। मुझे चिंता नहीं है स्वर्ग जाकर मोक्ष पाने की, यहीं पर करूँ यहीं पर मरूँ, यही अरमान रखती हूँ, यही अरमान रखती हूँ। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद श्रुति। हमारे अगले युवा साथी आमंत्रित हैं, कुणाल वर्मा हैं। आप खरगोन जिले से आते हैं और इस समय ग्वालियर में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टूरिज्म एंड ट्रेवल मैनेजमेंट के छात्र हैं। जोरदार तालियों से आइए स्वागत करें कुणाल वर्मा का। जय हिंद। सम्मानीय मंच एवं युवा साथियों, मैं मध्य प्रदेश के निमाड़ांचल से के खरगोन जिले से कुणाल वर्मा अब राज्य स्तरीय यूथ महापंचायत में शिरकत करने आया हूं। मैं इसलिए माननीय मुख्यमंत्री जी का हृदय तल से धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने निमाड़ के इस युवा को इस मंच तक लाने के लिए इतना बड़ा भव्य आयोजन किया। मैं निमाड़ के बारे में आपके समक्ष कुछ बातें प्रस्तुत करना चाहता हूं। यह निमाड़ मां रेवा की धरती, मां रेवा के आंचल में फलीभूत हो रहा है, जहां एक और मैं बात करूं तो माता अहिल्याबाई होलकर जी का महेश्वर का किला है, दूसरी ओर हमारी जो ताम्रपाषाण संस्कृति नावदा टोली की विरासत स्थल है। मैं अगर मां नर्मदा के प्रवाह की ओर बढ़ता हूं तो मैं पाता हूं कि हमारे निमाड़ अंचल में ही 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग है। मैं अगर और आगे बढ़ता हूं तो मुझे मिलता है रानी रूपमती मंडप से बाज बहादुर और रूपमती की अतक प्रेम कहानी का गुणगान करता हुआ रूपमती मंडप, और वहीं से मां रेवा के दर्शन होते हैं। तो यही सब निमाड़ की हमारी जो विरासत की भूमि रही है, उसके संबंध में मैं कुछ हमारा जो एक लोक गान है वो आपके समक्ष प्रस्तुत करता हूं कि जिका खोला में रेवा को लाड़चे, जिका खोला में रेवा को लाड़चे, धन्य धन्य हमारो निमाड़ छे, धन्य धन्य हमारो निमाड़ छे। धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद कुणाल। माननीय मुख्यमंत्री जी तुम्हें आशीष दे रहे हैं, स्नेह दे रहे हैं। धन्यवाद। हमारी तीसरी और अंतिम वक्ता इस सिलसिले में अनन्या तिवारी जी हैं। आप भोपाल के बीएसएसएस कॉलेज से हैं, बीबीए कर रही हैं, फाइनल ईयर की छात्रा हैं, एनएसएस के वॉलंटियर के तौर पर यहां शिरकत कर रही हैं। अनन्या तिवारी जी। तीरों पर कैसे रुकूं मैं, आज लहरों में है निमंत्रण, आज अपने स्वप्न को मैं सच बनाना चाहता हूं, दूर की उस कल्पना के पास मैं जाना चाहता हूं, एक विभा उस पार की इस पार लाना चाहता हूं, भारत का युवा हूं, भारत निर्माण लाना चाहता हूं। मंचासीन आदरणीय अतिथिगण, सभा में विराजमान सभी श्रोतागणों को मेरा जय हिंद। मैं अनन्या तिवारी, स्वयं सेविका, राष्ट्रीय सेवा योजना भोपाल से आज आप सभी के समक्ष युवा महापंचायत का अनुभव साझा करने जा रही हूं। युवा किसी भी समाज के कर्णधार होते हैं और इसी मंच ने उसे पूर्ण किया है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य चंद्रशेखर आजाद जी की विरासत को आगे बढ़ाना था और हम प्रतिभापूर्ण युवाओं को एक वो मंच प्रदान करना था जिससे हम देश की राजनीतिक एवं आर्थिक विकास में भागीदारी दे पाए। मैं माननीय मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान यानी हमारे मामा जी को धन्यवाद ज्ञापन करती हूं कि उन्होंने हम प्रतिभापूर्ण युवाओं को एक वो मंच प्रदान किया जिससे हम
आत्मनिर्भर भारत और आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश में अपनी भागीदारी सुनिश्चित कर पाएं। मैं विश्वास दिलाती हूं माननीय कि हम युवा वर्ग भारत को सशक्त बनाने के लिए निरंतर प्रयास करते रहेंगे। मैं अपनी वाणी को अटल बिहारी वाजपेयी के कुछ शब्दों के साथ विराम देती हूं कि ये वंदन की धरती है, अभिनंदन की धरती है, ये तर्पण की भूमि है, ये अर्पण की भूमि है, इसकी नदी नदी हमारे लिए गंगा है, इसका कंकड़ कंकड़ हमारे लिए शंकर है। हम जिएंगे तो इस राष्ट्र के लिए और मरेंगे तो इस राष्ट्र के लिए। और मरने के बाद भी गंगा जल में उन बहती हुई आहुतियों को कोई कान लगाकर सुनेगा तो सिर्फ एक गूंज सुनाई देगी कि भारत माता की जय। जय हिंद, जय जगत। बहुत बहुत धन्यवाद अनन्या जी। बहुत आदर के साथ विनम्र आग्रह माननीय मंत्री खेल और युवा कल्याण मध्य प्रदेश यशोधरा राजे सिंधिया जी से कि आप स्वागत उद्बोधन दें। हमारे सम्माननीय आदरणीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी चौहान, जिसकी वजह से और जिसके सुझाव की वजह से, जिसके आइडिया की वजह से आज ये महापंचायत हो रहा है, आपके आदर के साथ आपका स्वागत। श्री एरिक सोलहाइम जी, जो यूनाइटेड नेशंस में पूर्व थे और आज इतने दूर से हमारे बीच यहां आए हुए हैं, और हमारे माननीय एसीएस श्री शैलेंद्र सिंह जी, साथ ही साथ आप सब महापंचायत में आए हुए मेरे सब युवा साथी, मेरे विभाग के सब अधिकारी, हायर एजुकेशन विभाग के भी सब अधिकारी, समस्त व्यक्ति जो यहां आज मौजूद हैं। ये माननीय मुख्यमंत्री जी की एक सपना था कि हमारे यहां जब चंद्रशेखर आजाद का जन्म हुआ है और इतने बड़े स्वतंत्रता सेनानी यहां मौजूद थे हमारे मध्य प्रदेश में, तो हम उनकी बखान और उनके नाम पे एक युवा पंचायत क्यों नहीं कर सकते, उनको याद रखने के लिए हमारे इतिहास में। आज डिजिटल इंडिया है और इस डिजिटल इंडिया में क्या हम सबको समय है ऐसे लोगों की याद रखना जिन्होंने इतनी सैक्रिफाइस की हमारे देश के लिए। इसीलिए मैं आज इस मंच से मेरे मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहती हूं, क्योंकि हम लोग बहुत ही व्यस्त रहते हैं अपनी लाइव्स में, हमारे युवा भी बहुत व्यस्त रहते हैं अपने फोन्स पे। कभी कभी 5 मिनट निकाल के 10 मिनट निकाल के इतिहास को भी दोहराना चाहिए कि किन्ने सैक्रिफाइस की इस देश को इतना महान बनाने के लिए। मेरे सामने मेरे सब युवाएं हैं। हम अपने खेल विभाग और अपने कौशल विकास के माध्यम से आपको आगे बढ़ाना चाहते हैं, पर जैसे हमारे 3 वक्ता आपके सामने अभी आए, तीनों में मैंने देखा वो झलक जिससे लग रहा था कि वो कुछ अपने लिए करना चाहते हैं। क्या वो झलक आप सब में है? अभी भी जब हम प्रधानमंत्री जी की बात या मुख्यमंत्री जी की बात करते हैं तो हमें याद रखना है कि हम यहां क्यों हैं। वो आत्मनिर्भर भारत और मुख्यमंत्री की जो आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश, इन दोनों चीजों को हमें लक्ष्य रखकर अपना जीवन बिताना है। अपने मां बाप के लिए कुछ करना है, अपने प्रदेश के लिए कुछ करना है और सबसे ज्यादा अपने लिए कुछ करना है। तो आज मैं ज्यादा समय आपसे न लेते हुए वो ही ख्वाहिश आपके सामने रखना चाहती हूं कि मेरी तो आज ही जिंदगी निकल गई, पर आप हो जो देख सकते हो, जो आसमान छू सकते हो, जो अपनी जो ललक है उसको आप साझा कर सकते हो। आओ मेरे साथ और उस सपने में जो माननीय मुख्यमंत्री रखते हैं, उस सपने में आओ और उस सपने में साकार करते हुए एक आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश बनाओ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मंत्री जी यशोधरा राजे सिंधिया जी for sharing his thoughts. Now we would like to request Mr. Eric Solheim to come on to the dais.
Namaste. Good afternoon, Bhopal. Good afternoon, Madhya Pradesh. I'm so sorry that I cannot speak in the beautiful Hindi language, but have to speak in English. But please excuse me. I cannot tell you how happy I am to be with the great youth of the state of Madhya Pradesh and with the Chief Minister and the Minister and so many other great people from this great state of India. But this week, India has written history. India has done something absolutely amazing. India has elected a woman president this week, and I know that all the young girls in this room is very proud of this. And India has not only elected a woman president, India has elected a president from indigenous people in the somewhat peripheral state of Odisha. What a fantastic achievement. I've been traveling basically all over the world. I am not aware of any nation on this planet who has a woman from indigenous groups at such a high position, and this speaks so loudly positively about India. And look, India having this woman president, then it has a prime minister whose mother and father were tea sellers in the state of Gujarat. And here you also have a man of the people as the chief minister of this state. This is so important. And of course it shows that the next prime minister, president or chief minister can be one of you. Have the aspiration, work hard, be decent to other people, and the sky is the limit to what you can achieve. Please go for it. And today we are celebrating a great hero of India, Chandrasekhar Azad. Remember what he did? He picked up the fight against the biggest empire which has ever existed. The UK at the time was much stronger than the United States or China is today. But he picked the fight. In the short run he lost. He gave his life for the cause, but in the long run he won, because he contributed to the liberation of India, and less than 2 decades after he lost his life, India was free, and from there onwards India has gone rapidly progressing. And don't fool yourself. At the time when Chandrasekhar Azad was living, the life expectancy in India was about 30 years. That was the consequence of the poverty and colonialism at the time. Now it's 68, soon it will be 70, soon it will be 75, and India is surging ahead, bringing everyone out of poverty and up to the middle class, while at the same time facing the main problem of this time. And the right way all of you can honor Chandrasekhar Azad, that's not to pick the armed struggle, for sure not. But it is to address the main issues of our time. We address what is critical for us, for our generation. We are honoring him in the right way. And what is the big issue of the 21st century? It is the triple environment crisis of climate change, pollution, and destruction of nature. And we need to address that crisis. And you, the young people of Madhya Pradesh, can be in the forefront of that struggle. Let me encourage you to do 3 things. First, work with the Chief Minister and the government here to make Madhya Pradesh the solar state of India and making it the spearheading the solar revolution of this world. Madhya Pradesh is right in the center. It can produce solar energy for all parts of India. It has a huge land mass which is very well suited for solar, and even if it's raining today, you have a lot of sun in the great state of Madhya Pradesh. And you young people, please go back home to your villages, encourage solar power there, encourage business to go solar. And there are 23,000 panchayats in the state of Madhya Pradesh. And I know that the ambition is that all of them shall go solar, say pumping water for agriculture by solar energy. That's a huge prospect for the future. And it's happening already, the start is done. Secondly,
please make Madhya Pradesh the nature state. I really want to give tribute to you, sir, because planting 1 tree every day is such an example for people. Well, you're making a small forest just by yourself. But much more important, if 75 million people of the state of Madhya Pradesh follow his example, go back, plant a tree in your garden, plant a few trees in the village, and if you are from an urban area, make sure that that tree is planted in Bhopal or Indore or whatever city in Madhya Pradesh. Then you honor the idea that we need to be much kinder to Mother Earth, show the same respect for nature as the old Indians did when they even made God from nature. India is the only place in the world where gods are part human and part animal. Ganesh, Hanuman, what a veneration of nature from the old Indians. And today, in our time, let's venerate that by being kinder to nature, by planting trees, by protecting the waterbeds, the great rivers of Madhya Pradesh, and by bringing back in bigger numbers the tigers, so that we show the respect for nature. Now there is one Ramsar site in the state of Madhya Pradesh, right here in Bhopal, the Bhuj Ramsar site, but very soon there will be 4. This year there will be 4. And again, great progress, making Madhya Pradesh the nature state of India and inspiring the world. And lastly, let's go for a circular economy. Why do we need to drink from plastic glasses? Can't we use a normal glass? All the parents and grandparents were using a normal glass, and they survived by that. Do we need all this single-use plastic? Prime Minister Modi has now prohibited a number of plastic articles in India. That is so good. But we also need to show the example in our own life to try to avoid the unnecessary plastic so it doesn't go out to nature and destroy animals and at the end come back to hit ourselves. We can make a circular economy. Humanity is now throwing away 99% of all clothes we are producing. Cannot continue. We need to recycle the cotton and the viscose from the clothes into new products, and Madhya Pradesh can play a key role in this campaign for a circular economy, which is spearheaded by the Prime Minister's ban on single-use plastic. So if you do this, if you make Madhya Pradesh the solar state of India, if you make Madhya Pradesh the nature state of India, and if you go for a circular economy, what you are doing is to honor the great example of Chandrasekhar Azad. He gave his life for India. No one wants you to give your life for India, but we want you to wipe up your sleeves and to work hard for this great nation of India. Thank you so much. Thank you, Mr. Eric Sorem. आदरणीय मित्रों, माननीय मंत्री युवा कार्यक्रम एवं खेल तथा सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार श्री अनुराग सिंह ठाकुर जी विशिष्ट अतिथि के तौर पर दिल्ली से वर्चुअली हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हम माननीय मंत्री महोदय के इस कार्यक्रम में उपस्थिति और उनके विचारों को जानने के लिए बहुत ही उत्सुक हैं। हम कोशिश कर रहे हैं कि माननीय मंत्री जी का चेहरा दिखे और हम उनसे विनम्र आग्रह करें कि वे अपने विचार व्यक्त करें, अपना उद्बोधन हमें दें। NIC Delhi. Am I audible? Yes, sir. Of course, you are audible. We are waiting for your picture to come onto the screen. You may start, sir. I could not be physically. My video is on. जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है माननीय मंत्री मोदी जी। आदरणीय मित्रों, माननीय मंत्री महोदय श्री अनुराग सिंह ठाकुर जी वर्चुअली दिल्ली से, बहुत बहुत स्वागत सर आपका। धन्यवाद। मध्य प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय बड़े भाई शिवराज सिंह चौहान जी, कार्यक्रम और खेल विभाग की मंत्री आदरणीय जी, विशेष तौर पर उद्घाटन समारोह में कार्यक्रम में उपस्थित सभी कार्यक्रम, मेरे प्रिय युवा साथियों,
कहा एक और हम युवाओं के प्रेरणा चंद्रशेखर आजाद जी को याद करने की जयंती पर आदरणीय शिवराज सिंह चौहान जी ने युवाओं की महापंचायत आज यहाँ पर बुलाई। मेरी दिल से बहुत इच्छा थी होता, माननीय मुख्यमंत्री जी के मैं साथ में आज 3-3.5 घंटे एयरपोर्ट पर इंतजार करने के बावजूद आप सबके बीच में फिजिकल नहीं आ पाया, लेकिन वर्चुअल सुनने का आपने अवसर दिया। आप सभी को मेरा कोटि कोटि प्रणाम, नमस्कार। मित्रों, आज शिवराज सिंह मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश का, आप उनको प्यार से मामा कहते हैं। मैं जब युवा मोर्चा का अध्यक्ष से पहले शिवराज सिंह चौहान जी के युवा मोर्चा कार्यकाल को देखते थे, पूरे देश में युवाओं में एक नई लहर जगाने का काम करते थे। आज सबसे पहले तो मैं चंद्रशेखर आजाद जी पर कुछ जरूर करना चाहता हूं, क्योंकि युवाओं का दिल करता है, चिंतन करता है, विमर्श करता है, आसानी से किसी के नेतृत्व को समझ नहीं करता। लेकिन स्वामी विवेकानंद जी, सावरकर, सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह या फिर चंद्रशेखर आजाद, इनको सम्मान मिला है कि इन्हें अपने हृदय में सहेज कर रखा। तो इसकी वजह उनका देश के लिए प्राणों तक की चिंता न करना और इच्छाओं पूरी तरह से त्याग कर देना। मित्रों, ये जीवन जो उन्होंने जिया है अपने को नहीं, देश के लिए जीने का काम किया है। और ऐसे में भगत सिंह, बटुकेश्वर, सुखदेव जैसे तमाम चंद्रशेखर आजाद जी के नेतृत्व में आस्था जताई, जरूर कोई ऐसी बात होगी कि वो सबको नेतृत्व दे पाए। वरना स्वर्गीय काकोरी कांड के बाद जब बिस्मिल आदि क्रांतिकारियों को फांसी की सजा हो गई, सचिंद्रनाथ सरकार को काला पानी की सजा हो गई, तो उत्तर भारत में क्रांतिकारी मानो खत्म ही हो गया। फिर मात्र 20-25 साल की पंजाब से लेकर उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, दिल्ली, राजस्थान में फिर से क्रांतिकारियों की फौज को खड़ा करना आसान नहीं। ये किसी ने किया था, चंद्रशेखर आजाद जी ने काम किया था। और आज उसी महान युवाओं की प्रेरणा स्रोत को हम आज याद कर रहे हैं। और मैं शिवराज जी आपको और आपकी सोच को सलाम करता हूं, उनका वाइकर्स का धन्यवाद करता हूं, जो चंद्रशेखर आजाद जी के गांव में जाकर उनकी मिट्टी भी लेकर आए, तो उस गांव पर जिन्होंने खूबसूरत रंगोली बनाने का काम यहाँ पर किया है। मैं आप सबको भी बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। मैं अभी जिन युवाओं के यहाँ पर भाषण सुन रहा, मैं श्रुति कुमार और नंदन बहुत शानदार बोले। मुझे कई बार लग रहा था कि हम जैसे लोगों को यहाँ पर शायद भाषण करने का युवाओं का मंच है, और आज के जो सोच रखते हैं वो कहीं ना कहीं मेरे विश्वास मजबूत कर देते हैं कि अगर चंद्रशेखर आजाद जी ने अपना बलिदान दिया था भारत की आजादी के लिए, तो आजाद भारत को मजबूत करने के लिए आज का युवा अपना योगदान देने के लिए तैयार है। इसलिए आज के युवाओं को बहुत धन्यवाद। हमें जीवन में बलिदान तो न देना पड़े, लेकिन योगदान देने की बहुत एक अवसर मिला हमें। और मैं एक बात, let me say this in English because Eric made a point. Eric said that India has chosen a woman, tribal woman president. It's a great moment for us, Eric, because India celebrates the 5th year of independence. What could be a great moment for a country like India to have a woman president and also tribal woman president who have come from the very area. It's a proud moment for India. And at the same time, we are Madhya Pradesh, our previous Lok Sabha speaker, who hails from Indore, being the woman she came from, Sumitra Mahajan, speaker in the last
Also, if you look at Shifa Dagar, who is just 25 years old, is the youngest Sarpanch of Pradesh. And let me request the youth to come forward and start a community radio center. It would be good for communication. In the pre-independence era, the papers were used, I don't know in the radio, that time, express paper. Today you can start your own community centers, community radio stations. Other girl I would like to talk about was Rageshwari Yojana. The last year national youth competition. She is the winner. She hails from Bihar. Rageshwari Yojana. So another girl who has done extremely well. तो मैं अपनी ओर से कहा था राजेश्वरी अंजना जो भोपाल की है, नेशनल पार्लियामेंट की विजेता है, उनको बधाई देता हूँ। लक्ष्मीता डागर को सरपंच बनने की बधाई देता हूँ। और जिन युवतियों ने यहाँ पर अपनी बात कही और जो 12वीं का रिजल्ट भी कल आया, वो बेटियों के नाम भी ज्यादा आया। तो मैं तो यही कहूंगा जो आदि शिवराज जी और यशोधरा जी, आपने जो सब्जेक्ट सिलेक्ट किए, ये भी बहुत अच्छे सब्जेक्ट, क्योंकि हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की बात करते हैं और इन 10-15 वर्षों में भारत को लक्ष्य प्राप्त करना है। तो सस्टेनेबल फ्यूचर से लेकर स्टार्टअप तक, मेरा एमपी मेरा गौरव पर फॉर सोशल कॉज और डेमोक्रेसी यूथ चैंपियन, तो युवाओं से जुड़े हमने चुना है। जो एक्सपर्ट्स आएंगे वो अपनी बात अपना अनुभव रखेंगे ही, हमारे युवा भी विचार भी साझे करेंगे और पूरे समाज भी उनसे करेंगे। युवा साथियों, एक निवेदन मैं आपसे जरूर करना चाहता हूं, अपने जीवन का लक्ष्य निर्धारित, अपने लिए भी, अपने प्रदेश के लिए भी। जो आपने कहा मेरा तो आप अपने उत्तर प्रदेश के लिए और अपने जीवन के लिए लक्ष्य रखिए। अगर लक्ष्य चंद्रशेखर आजाद पर भगत सिंह जी का सबका चुनाव की भारत आजादी दिला है, तो आइए आजादी का अमृत महोत्सव मनाते हुए इस अमृत का हम लक्ष्य रखें कि अगले 25 वर्षों में अपने भारत को विश्व गुरु का काम हम करेंगे, भारत को नई ऊंचाइयों पर ले जाने का काम। कौन सा एक ऐसा क्षेत्र है जहां आप बहुत बड़ा योगदान देते हैं? आपका वो क्षेत्र, क्या वो स्वच्छता का हो सकता है, स्वास्थ्य का हो सकता है, खेलों का हो सकता है, या आपके स्टार्टअप माध्यम से आम जनमानस के जीवन में कुछ बदलाव लाने का काम हो सकता है। आप ये सब कर सकते हैं, क्योंकि भारत में आज से 8-9 पहले नाम मात्र स्टार्टअप्स थी, लेकिन मोदी जी की नई सोच ने भारत को स्टार्टअप में एक नई ऊंचाई पर खड़ा कर दिया। 65,000 स्टार्टअप्स आज हैं और हमें खुशी है कहते हुए हिंदुस्तान में 102 स्टार्टअप्स आज यूनिकॉर्न का दर्जा प्राप्त किया है। ये भारत की ताकत को बताता है। यही नहीं मेरे साथियों, आपदा के समय जब दुनिया में उद्योग और प्रशंसन खड़ा होना शुरू हो गया था, भारत की 50 स्टार्टअप्स ने यूनिकॉर्न दर्जा पिछले 2 साल में प्राप्त किया है। भारत के युवा कुछ भी कर सकते हैं। आज दुनिया की बड़ी से बड़ी कंपनीज आईटी सेक्टर में हो, वहां भारत के ही युवा सीईओ के रूप में कंपनीज को हेड कर रहे हैं। आज भारत में किसी आपदा के समय मोदी जी ने आत्मनिर्भर भारत की सोच को आगे बढ़ाते हुए इतनी रिफॉर्म्स लेकर आए, स्पेस सेक्टर को खोल दिया। अब आप केवल गूगल और गूगल मैप्स तक सीमित नहीं रहेंगे, कोई भारत युवा ही स्टार्टअप्स के माध्यम से स्पेस सेक्टर में शानदार काम करने वाला है। डिफेंस के क्षेत्र में भी आजादी के बाद निर्भरता हमारी दुनिया के देशों पर थी। यहां तक कि वैक्सीन भी दुनिया से लाते 40-40 साल तक लाते थे। लेकिन आप देखिए आत्मनिर्भर भारत ने क्या बल, हमने एक नहीं कोविड की 2 वैक्सीन बनाई भी और 200 करोड़ वैक्सीन लगाने वाला देश भारत बना है। ये भी एक बहुत बड़ी उपलब्धि हमने हासिल की है। ये आप जैसे युवाओं ने ही करके दिखाया।
युवा क्या नहीं कर सकता। मैं अपना भी अनुभव आपसे शेयर करना चाहता हूं। मैं जब पर हिमाचल क्रिकेट संघ का अध्यक्ष बना, मेरी उम्र मात्र 25 वर्ष, सन 2000। मैं पंजाब की टीम का कप्तान था, उत्तर भारत की टीम का कप्तान था, लेकिन जब अपने राज्य हिमाचल प्रदेश में वापस गया तो वहां की क्रिकेट बोर्ड का अध्यक्ष बना। मुझे विरासत में 7 कुर्सियां मिली, 1 अलमारी मिली, टाइपराइटर मिला, और इसमें कोई बड़ा खेल का मैदान नहीं था। टीम कभी एक भी मैच नहीं जीती थी। मैंने उसको चुनौती के रूप में लिया। 5 वर्षों में हिमाचल की टीम को राज्य के प्लेट ग्रुप का चैंपियन बनाकर खड़ा कर दिया, जो मैच एक ही जीतती थी, और धर्मशाला में दुनिया का सबसे खूबसूरत स्टेडियम मात्र 3 वर्षों में बनाकर तैयार कर दिया, बगैर सरकारी सहायता के करके देता। हम सब कुछ ना कुछ कर सकते हैं। युवा को कोई ना कोई क्षेत्र की चुनौती के लेना। मैं जानता हूं मध्य प्रदेश एक बीमारू राज्य के रूप में जाना जाता। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, अगर आप 2002 से पहले की बात करें, भाई शिवराज जी को मैं याद कराना चाहता हूं, 20 साल पहले ले जाना चाहता हूं, जब आपको ये जिम्मेदारी मिली, आप भी युवा थे, बहुत बड़ी चुनौती आपके सामने थी। एक बीमारी राज्यों को वहां से निकालकर जहां पर आपने लाकर खड़ा किया है, आज दिल करता खड़ा होकर आपको सैल्यूट करूं। आपके नेतृत्व में मध्य प्रदेश लगातार आगे बढ़ा और आप जैसे युवाओं ने करने का काम किया है। युवा साथियों, ऐसे ही नहीं कोई मामा बन जाता, ऐसे नहीं कोई मामा का दर्जा प्राप्त कर लेता। ये सपने का काम किया है। आपने दिन रात एक सेवा करने का काम भाई शिवराज सिंह चौहान जी ने किया है। मैं चाहता व्यक्तिगत रूप से वहां पर होता तो शायद उद्बोधन भी करता, पूरा दिन आपके साथ बैठकर अलग अलग सेशंस में अलग अलग बुद्धिजीवियों को सुनता, उनसे कुछ प्राप्त करता। लेकिन आपसे निवेदन करता हूं, ये मौका मत खोइए 2 दिन का। ये दुनिया भर से, देश के अलग अलग कोनों से जब लोग आपसे अपने विचार साझा करने आते, ये मौका बार बार नहीं मिलता है। हमें लगता है कि हम आए हैं, कुछ चाय पी लें, गपशप मार लें। आपको थोड़ा अटेंशन यहां पे देने की जरूरत है। अटेंशन स्पैन जिसका बेहतर होगा, वो ऐसा नहीं होगा कि कोई साथ में इधर गप मार रहा है, उधर गप मार रहा है। मैं इसलिए कह रहा हूं कि गलतियां मैंने भी अपने जीवन में कुछ की होंगी। जब क्लासरूम में समय बिताने का था तो मैं खेल के मैदान में क्रिकेट का बैट घुमा था, और जब क्रिकेट खेलने का समय था तब पेपर का डर सता रहा था। तो मैं इतना ही कहूंगा, आप यहां पर पूरा ध्यान दीजिएगा, कुछ ना कुछ सीख। मध्य प्रदेश और अपने देश को बढ़ाने करने का मुझे पूर्ण विश्वास है आप सब करेंगे। और चंद्रशेखर आजाद जी को याद करते हुए हम सच्ची श्रद्धांजलि यही देंगे कि हम आप याद भी करेंगे और विश्वास भी दिलाएंगे कि जो आजाद भारत चंद्रशेखर आजाद जी ने हमें दिलाया है, जिन्होंने कसम खाई थी कि कभी गिरफ्तार नहीं होंगे, के हाथ में फांसी नहीं चूमेंगे, फांसी का फंद देकर गला नहीं लगाएंगे, उन्होंने आजाद ही रहे अपने अंतिम समय तक। तो आप आजाद भारत को और मजबूत करने का लेकर जाएंगे, आत्मनिर्भर भारत बनाने का काम कीजिए और भारत को विश्व गुरु बनाने का काम अगले 25 वर्ष में हम इकट्ठे मिलकर करेंगे। आप सबको बहुत बहुत बधाई। माननीय शिवराज जी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत, जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मंत्री महोदय श्री अनुराग सिंह ठाकुर जी। आप देश के सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय में बतौर मंत्री पदस्थ हैं। आज राष्ट्रीय प्रसारण दिवस है। माननीय मुख्यमंत्री जी की ओर से, मध्य प्रदेश की ओर से आपके जरिए हम सभी श्रोताओं और दर्शकों को आज के दिन की बधाई देना चाहते हैं। ये बधाई कृपया आप स्वीकार करें और आगे प्रेषित अवश्य करें। माननीय मंत्री महोदय श्री अनुराग सिंह ठाकुर जी अपनी शुभकामनाएं और अपने अनुभवों को साझा कर रहे थे, और अब कार्यक्रम के मुख्य अतिथि आप सभी के मामा माननीय मुख्यमंत्री जी आपको आशीर्वाद देने के लिए आ रहे हैं। आइए जोरदार तालियों के साथ स्वागत करिए। बोलिए भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। चंद्रशेखर आजाद जी की 116वीं जयंती के अवसर पर आयोजित इस युवा महापंचायत में
हमारे बीच उपस्थित केंद्रीय हमारे खेल कूद और युवा कल्याण मंत्री जो वर्चुअली हमसे जुड़े हुए हैं, और वर्चुअली नहीं दिल से जुड़े हुए हैं, क्योंकि 3 घंटा एयरपोर्ट पर बैठकर वो इंतजार करते रहे कि कैसे भी टेक ऑफ करने की विमान को अनुमति मिल जाए और वो उड़ के आपके पास पहुंच जाएं। 3 घंटे के बाद जब मौसम खराब होने के कारण अनुमति नहीं मिली, तब उन्होंने आपको वर्चुअली संबोधित किया है। मैं उनका इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए आप सबकी ओर से हृदय से स्वागत करता हूं। श्रीमान अनुराग ठाकुर जी, एक बार फिर तालियां बजा के उनका स्वागत कीजिए, अभिनंदन कीजिए। मध्य प्रदेश सरकार की खेल, युवा कल्याण और तकनीकी शिक्षा मंत्री आदरणीय श्रीमती यशोधरा राजे सिंधिया जी, अभी हम जिनको बड़े आदर के साथ सुन रहे थे और जिन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश को नेचर स्टेट बना दें, ऐसे हमारे बीच में पधारे हुए एरिक सोलेम जी, उनका भी मैं हृदय से स्वागत करता हूं। एसीएस शैलेंद्र जी, अलग अलग विशेषज्ञगण जो इस कार्यक्रम में उपस्थित हैं और अगले सत्रों में आपसे चर्चा करने वाले हैं। हमारे बाइकर साथी जो भावरा से, अमर शहीद चंद्रशेखर आजाद की जन्मभूमि से वहां की माटी का कलश लेके कई गांवों से होते हुए देशभक्ति के अलग जगाते हुए यहां पहुंचे हैं, और प्रदेश भर से यहां उपस्थित मेरे प्रिय भांजे और भांजियों, आप सबको मामा का नमस्कार और शुभकामनाएं। आज आजाद जी का जन्मदिन है। मुझे आज एक घटना याद आ रही, आपको भी पता होगी, लेकिन मैं एक बार फिर से याद दिलाना चाहता हूं। 14 वर्ष के एक बालक भारत माता की जय, वंदे मातरम, तब भारत माता की जय बोलना अपराध था। वंदे मातरम को उद्घोष किया नहीं जा सकता था, लेकिन भारत माता के पैरों से स्वतंत्रता की बेड़ियां काटने के लिए अपने कुछ किशोर साथियों को लेकर निकल पड़ा। पकड़ लिया गया और पकड़ने के बाद मजिस्ट्रेट के सामने लाया गया। मजिस्ट्रेट ने पूछा नाम, उत्तर दिया आजाद। पिता का नाम, उत्तर था स्वाधीनता। घर का पता, उत्तर था जेल खाना। ये थे चंद्रशेखर आजाद। 15 बैत मारने की सजा सुनाई गई। 14 साल की उम्र थी, सजा मिली 15 बैत मारो, भारत माता की जय बोली है। बैत मारना शुरू किया। बैत उठता, सड़क से पीठ पर पड़ता, और जैसे ही बैत पीठ पर पड़ता तो आवाज आती भारत माता की जय। जैसे जैसे बैत की संख्या बढ़ती गई, भारत माता की जय का उद्घोष और तेज होता गया। और अंत में आपको पता है क्या कहा उन्होंने? उन्होंने कहा कि एक बार तो तुमने चंद्रशेखर आजाद को पकड़ लिया, मैं आजादी की लड़ाई भी लड़ूंगा, लेकिन दोबारा जीते जी तुम चंद्रशेखर आजाद को कभी होगे। दुश्मन की गोलियों का हम सामना करेंगे, आजाद ही जिए हैं, आजाद ही मरेंगे। के कारण, एक साथी के गद्दारी के कारण प्रयागराज इलाहाबाद में चंद्रशेखर आजाद घेर लिए गए, वीरता के साथ लड़ते रहे। उनके पास एक पिस्तौल थी जिसको वो कहते थे दमतुर बुखारा, माउजर पिस्तौल थी। जब तक माउजर के लिए गोलियां बची थी वो लड़ते रहे, अंग्रेजी सिपाहियों को ढेर करते रहे, और जब अंतिम गोली बची तो भारत की माटी को उन्होंने हाथ में लेके कहा, मां मुझे माफ कर देना, मैं तेरी इतनी ही सेवा कर सका। और ये कह के कनपट्टी में नली लगाई, ट्रिगर दबा दिया, दोबारा जीते जीते आजाद को
अंग्रेज गिरफ्तार नहीं कर पाया। मैं इस अमर शहीद के चरणों में प्रणाम करता हूं। मेरे प्रिय बेटा बेटियों, अंग्रेजों ने कोई चांदी की तस्करी में रख के हमें आजादी भेंट नहीं दी। हजारों क्रांतिकारी साथी हंसते हंसते शहीद हो गए। फांसी के फंदों पर ऐसे चढ़ते थे जैसे कहीं सम्मान कराने जा रहे हो। एक हाथ में गीता होती थी, भारत माता की जय के उद्घोष निकलते थे, हृदय में दृढ़ संकल्प होता था और वो यही प्रार्थना करते थे कि हे भगवान, मरने के बाद हम फिर से जन्म लें, इसी भारत भूमि पर जन्म लें और तब तक पैदा होते रहें, मरते रहें, जब तक कि देश स्वतंत्र ना हो जाए, भारत माता आजाद ना हो जाए। अपना सर्वस्व ने ठावर कर दिया। पंडित राम प्रसाद बिस्मिल कहा करते थे, हम आराम उठा सकते थे घर पर रहकर, हमें भी मां बापों ने पाला था बड़े दुख सहकर। लिखा है उन्होंने, उनके भी माता पिता थे, उनके भी परिवार थे, उनके भी सपने थे, लेकिन न्योछावर कर दिया भारत माता की स्वतंत्रता के लिए, आजादी की लड़ाई के लिए। और आज उनमें से एक चंद्रशेखर आजाद जी की जयंती। मैं सोच रहा था ये जयंती कैसे मनाएं। एक, उनके व्यक्तित्व और कृतित्व से आप सब परिचित हो। श्री कृष्ण सरल ने दो बहुत अच्छी पंक्तियां लिखी है जो मुझे बहुत प्यारी लगती है। उन्होंने कहा, मैं अमर शहीदों का चारण उनके यश गाया करता हूं, जो कर्ज राष्ट्र ने खाया है मैं उसे चुकाया करता हूं। हम पर कर्जा है। कृतज्ञ राष्ट्र आज उनको प्रणाम करता है। एक वेदना, एक टीस जरूर मेरे दिल में। आजादी के बाद कई वर्षों तक हमें यही पढ़ाया गया कि हिंदुस्तान को आजादी एक खानदान ने दिलाई है। मैं कोई आलोचना के लिए नहीं कह रहा, लेकिन कई वर्षों तक क्रांतिकारियों का योगदान है, याद ही नहीं किया गया, हमें नहीं पढ़ाया गया। हम भूल गए महारानी लक्ष्मीबाई को, हम भूल गए टाटा टोपे को, हम भूल गए नाना साहब पेशवा को, हम भूल गए अमर शहीद कुंवर सिंह को, हम भूल गए हमारे अमर शहीद लाला लाजपत राय को। आज लोकमान्य तिलक जी की जयंती है। आप में से कई को पता नहीं होगा, जिन्होंने कहा था तुम मुझे खून दो, वो नेताजी ने कहा था, जिन्होंने कहा था स्वराज हमारा जन्म सिद्ध अधिकार। आज उनकी जयंती है। एक नहीं, अनेकों रणमात्र है। चंद्रशेखर आजाद, शहीद आजम सरदार भगत सिंह, दुर्गा भाभी, अशफाक उल्लाह खान, खुदीराम बोस, ऊधम सिंह। आप में से पता होगा कई को, जलियांवाला बाग में ऊधम सिंह जी जब 6 वर्ष के बालक थे, उन्होंने अंग्रेजों ने जो कत्लेआम किया था, निर्दोषों को गोलियों से भून डाला गया था, उन्होंने वो दृश्य देखा था और उस समय उन्होंने कसम खाई थी कि जनरल ओडायर, मैं इस हत्याकांड का बदला लूंगा। 6 साल के शहीद ऊधम सिंह गए इंग्लैंड, वर्षों तक उन्होंने कैसे बदला लूं इसके लिए कई जगह काम किया और अंततः जिस दिन जनरल डायर सामने आ गया, अपने पिस्तौल की 6 गोलियां उसके सीने में उतार के जलियांवाला कांड का बदला लिया था। शहीद ऊधम सिंह, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, जिन्होंने कहा था तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। कितने मध्य प्रदेश की धरती पर कितने हुए, कितने वीर शहीद हुए, अमर क्रांतिकारी हुए। चंद्रशेखर आजाद, पंडित राम प्रसाद बिस्मिल, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। देखना है जोर कितना, वक्त आने दे बता देंगे तुझे आसमां, हम अभी से क्या बताएं क्या हमारे दिल में है।
कैसे वीर थे वो, इनको भुला दिया गया। मध्य प्रदेश के टंट्या भी, भीमा नायक, शंकर साह, रघुनाथ साह, खज्जा नायक, बादल भोई, कुंवर चैन सिंह, कितने लोग थे जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी और जवानी देश की आजादी के लिए कुर्बान कर दी, बलिदान कर दी। आज उनके चरणों में प्रणाम करने का समय है। वो देश के लिए सब कुछ न्योछावर कर गए। वो देश के लिए उन्होंने जीवन उत्सर्ग कर दिया। आज देश के लिए मरने की जरूरत नहीं है, सचमुच में आज देश के लिए जीने की जरूरत है। मैं आज प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी को हृदय से धन्यवाद देना चाहता हूं। ढूंढ ढूंढ के जितने आजादी के ऐसे क्रांतिकारी नायक हैं जिन्होंने भारत की आजादी की लड़ाई में, भारत के निर्माण में जिन लोगों का अहम योगदान है, सबको स्थापित और सम्मानित करके लोगों के सामने, दुनिया भारत के सामने लाने का काम उन्होंने किया है। और मध्य प्रदेश की धरती पर भी रघुनाथ साह हो, शंकर साह हो, भीमा नायक हो, टंट्या मामा हो, अमर शहीद कुंवर चैन सिंह हो, सबके स्मारक भी बनाने का काम विनम्रता पूर्वक हमने किया है। आज चंद्रशेखर आजाद के जन्मदिन पर सबसे पहले मेरे मन में यही संकल्प पैदा हुआ है कि भोपाल में एक उचित स्थान तय करके उनकी भव्य प्रतिमा यहां लगाई जाएगी, जो देशभक्ति की प्रेरणा देगी। और हमारे बाइकर लिफ्ट माटी लेके आए हैं उस पवित्र धरती की। अभी तो ये शौर्य स्मारक में हम स्थापित करेंगे, लेकिन बाद में चंद्रशेखर आजाद जी की प्रतिमा जब लगेगी तो उसका आधार बनाने में इस माटी का उपयोग किया जाएगा। हमें प्रेरणा मिले, हम ऐसा प्रेरणा स्थल बनाएंगे। लेकिन प्रिय मित्रों, आज सच में देश के लिए जीने की जरूरत है। आज गर्व होता है सच में। अभी आप देखो 10 साल पहले भारत के प्रति जो दृष्टिकोण था, एक तो मैं नौजवान मित्रों को कहना चाहता हूं, अत्यंत और प्राचीन महान राष्ट्र भारत, हजारों साल पुराना हमारा ज्ञात इतिहास है। जब दुनिया के तथाकथित विकसित देशों में सभ्यता के सूर्य का उदय नहीं हुआ था, तब हमारे यहां वेदों की ऋचाएं रच दी गई थी। हमारे ऋषियों ने आज नहीं हजारों वर्षों पहले कहा था, एकम सद विप्रा बहुधा वदन्ति। संयुक्त राष्ट्र संघ बाद में बना, लेकिन भारत के महर्षियों ने बहुत पहले उद्घोष कर दिया था, अयम निजम परावेत्ति गणना लघु चेतसाम उदारी चरितानाम तू वसुधैव कुटुंबकम। सारी दुनिया ही एक परिवार है। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो और विश्व का ये उद्घोष कौन कर सकता है सिवाय भारत के, भारत भूमि के। हमारे ऋषियों ने आज नहीं हजारों साल पहले गाया, सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित् दुर्भाग भवेत्। सब सुखी हो, सब निरोग हो, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो। और मुझे आज गर्व यह कहते हुए कि प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में अगर कोविड की वैक्सीन लगाई गई तो केवल भारतवासियों को नहीं लगाई गई, दुनिया के कई गरीबों में, गरीब देशों को भी भेज के वो वैक्सीन लगा के उनकी जिंदगी बचाने का भी काम। मैं विस्तार से भारत के योगदान आज चर्चा नहीं करना चाहता, लेकिन हर दिशा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारे देश का विकास हो रहा है। और मध्य प्रदेश के बारे में अभी अनुराग जी थोड़ी देर पहले कह रहे थे, मैं विस्तार में नहीं जाऊंगा, लेकिन आप लोग तो बाद में जन्म लिया है। 2003 में आप छोटे छोटे बच्चे होंगे, उसके पहले का मध्य प्रदेश अगर देखते तो भोपाल से इंदौर पहुंचने में 6-6, 7-7 घंटे लगते थे। उज्जैन से नीमच पहुंचने में पूरी रात लग जाती थी। गड्ढों में सड़क है कि सड़क में गड्ढा है कि गड्ढम गड्ढा है, यही पता नहीं चलता था। बिजली आती कम थी, जाती ज्यादा थी। वो कहानी मैं नहीं सुनाना चाहता, लेकिन मध्य प्रदेश जहां था वहां से काफी आगे बढ़ा है, लेकिन और आगे बढ़ना है। और आज की जो युवा महापंचायत है, ये केवल कर्मकांड नहीं है। अनुराग जी ने भी कहा कि आपका पार्टिसिपेशन चाहिए, आपका सहभाग चाहिए,
ये केवल कर्मकांड नहीं है, मैं इसको एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाना चाहता हूं जिससे जुड़ के मध्य प्रदेश के युवा नीति बनाने में सहयोग करें, मध्य प्रदेश के नव निर्माण में सहयोग करें, नीतियों के क्रियान्वयन में सहयोग करें। और जैसा आपने अभी सुना, एरिक कोलेन जी ने कहा पर्यावरण जैसे मुद्दे हैं, IMR है, MMR जैसी चीजें हैं, गांव को और आगे बढ़ाने का सवाल है। मैं कहना चाहता हूं मेरे बेटा बेटियों, केवल सरकार नहीं, सरकार के साथ युवा मिलके करें, जुड़ के चलें। आपको समाज और सरकार के कामों से जोड़ने का एक प्लेटफॉर्म बनाना चाहता हूं मैं इस युवा महापंचायत को, और इसलिए इसका पूरी तन्मयता के साथ भाग लें। एक बात मैं साफ कह दूं, कई बार ये कहा जाता है कि युवा आज का नहीं कल का नागरिक है। मैं कहता हूं युवा आज का ही नागरिक है। और अनुराग जी कह रहे तो मैं फिर दोहराना चाहता हूं, युवा वो नहीं होता जिसकी उम्र 15 साल से लेकर 29 साल होती है। युवा वो होता है जिसके पैरों में गति होती है। युवा वो होता है जिसके सीने में आग होती है। युवा वो होता है जिसकी आंखों में सपने होते हैं। युवा वो होता है जो संकल्प लेता है उसको पूरा करके ही चैन की सांस लेता है। और आज एक नहीं, अनेकों ऐसे युवा हैं जिन्होंने चमत्कार किए। मध्य प्रदेश में मैं आश्चर्यचकित रह गया जब 15 अगस्त के दिन स्टार्टअप पर हमने एक सम्मेलन किया। इंदौर के युवा, भोपाल के युवा, इवन डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर के नीचे के युवा नए नए स्टार्टअप प्रारंभ कर रहे हैं, और जिनका टर्नओवर है 4000 करोड़, 8000 करोड़। और अभी अभी रणजी ट्रॉफी के क्रिकेट मैच में दुनिया नहीं सोचती थी, वो मध्य प्रदेश के नौजवानों ने करके दिखा दिया। पहली बार रणजी ट्रॉफी हम जीत कर लेके आए, एक नहीं अनेकों खिलाड़ी। यशोधरा जी यहां बैठी है, मैं उनका और उनकी टीम का भी अभिनंदन करना चाहता हूं। भारत की टीम से खेल रहे हैं और पदक प्राप्त करने का काम कर रहे हैं। चारों तरफ अलग अलग क्षेत्रों में नौजवानों ने आज भी चमत्कार किए। लेकिन आओ हम सब मिलकर सोचें कि हम बेहतर से बेहतर और मध्य प्रदेश के लिए क्या कर सकते हैं, देश के लिए क्या कर सकते हैं। मुझे कोविड हो गया था बीच में काम करते करते, तो मैंने उस समय अस्पताल में बैठे बैठे, क्योंकि आइसोलेशन में जाना पड़ा, प्रधानमंत्री जी को सुना, उन्होंने कहा आत्मनिर्भर भारत। तो मेरे मन में तुरंत आया आत्मनिर्भर भारत के लिए आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश। और मैंने वर्चुअली कई विशेषज्ञों को जोड़ा और हमने एक रोड मैप तैयार किया, आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश का रोड मैप। आज उस रोड मैप में विस्तार से नहीं जा रहा, लेकिन वो रोड मैप आपको भेजा जाएगा, आपको हम देंगे। उसमें कई तरह की चीजें हमने तय की, कई तरह की चीजें, इंफ्रा के बारे में हमने, शिक्षा के बारे में। अब शिक्षा के बारे में मैं साफ कहना चाहता हूं, देखो मध्य प्रदेश के बेटा बेटी प्रतिभाशाली है। एक जगह मैं बच्चों से बात कर रहा था और मैं कह रहा था खूब पढ़ो, आगे बढ़ो। तो एक बेटा बेटी ने मुझे कहा था कि आगे तो बढ़ जाएं, लेकिन हम निम्न मध्यम वर्ग से आते हैं मामा, अगर हमारा एडमिशन प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में और कहीं हो गया तो फीस कैसे भरेंगे। मैं आज आश्वस्त करता हूं, एक शिक्षा की गुणवत्ता को ठीक करने आपका भी सहयोग कीजिए। लेकिन मध्य प्रदेश सरकार जो करने जा रही है, एक इस साल हम सीएम राइज स्कूल प्रारंभ कर रहे हैं, सीएम राइज स्कूल, और वो गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देंगे बच्चों। इंफ्रास्ट्रक्चर ही बड़ा नहीं होगा उनका। एक स्कूल की लागत 28 से लेकर 38 करोड़ रुपए, वहां लैब होगी, वहां लाइब्रेरी होगी, वहां प्लेग्राउंड होगा, वहां स्मार्ट क्लास होगी, सारी सुविधाएं देने का काम करेंगे। और केवल उसी गांव के लिए नहीं होगा, सड़कें हमने बढ़िया बना ली। सवेरे बस निकलेगी 20-25 किलोमीटर के दायरे में केंद्र बना के, घर से बच्चों को लेगी, स्कूल छोड़ेगी, दिन भर बच्चे पढ़ेंगे, शाम को फिर घर पे छोड़ देगी। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मध्य प्रदेश के बच्चों को मिल जाए, उस दिशा में पूरी गंभीरता के साथ हम काम कर रहे हैं। एक शिक्षा। दूसरी बड़ी समस्या आती है, प्राइवेट स्कूलों का भी अपना योगदान है। फीस बच्चे कैसे भरें अगर वो गरीब परिवारों से आते हैं। मैं चाहता हूं कि युवा पंचायत में आप इस विषय पर बातचीत करें, चर्चा करें। हमने मुख्यमंत्री मेधावी विद्यार्थी योजना बनाई और उसमें यह तय किया कि जो प्रतिभाशाली विद्यार्थी निम्न मध्यम वर्ग से आते हैं, मध्यम वर्ग से आते हैं,
गरीब परिवारों से आते हैं, कई बार क्षमता होती है, प्रतिभा होती है, योग्यता होती है, टैलेंट होता है, लेकिन पास पढ़ने को पैसा नहीं होता तो कुंठित होकर रह जाता है। और इसलिए मेरे मन में यह संकल्प पैदा हुआ कि ऐसे बच्चों की फीस, चाहे वो प्राइवेट कॉलेज हो, चाहे वो गवर्नमेंट कॉलेज हो, अब IIT हो, IIM हो, मेडिकल कॉलेज हो, इंजीनियरिंग कॉलेज हो, लॉ कॉलेजेज हो, प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेज की फीस 8 लाख रुपया, 10 लाख रुपया, ये सामान्य परिवारों के बच्चे नहीं भरवा सकते, मध्यम वर्गीय, निम्न मध्यम वर्गीय नहीं भरवा सकते। और इसलिए हमने फैसला किया कि बच्चों की ये फीस बच्चों के मम्मी पापा नहीं भरवाएंगे, कौन भरवाएगा? अब मैं आज आपसे चाहता हूं कि चिंतन में यह बात भी सम्मिलित हो कि इस योजना में और कैसे सुधार किया जाए। मेरे बच्चों, मैं चाहता हूं मध्य प्रदेश का कोई भी युवा, ऐसा मेरा बेटा बेटी जिसमें टैलेंट और क्षमता है, उसको कभी ये ना कहना पड़े कि काश मेरे पास भी पैसे होते तो मैं भी आगे बढ़ जाता। वो दिन मध्य प्रदेश की धरती पर मैं नहीं रहने देना चाहता। तुम्हारे विकास और आगे बढ़ने के मार्ग में जितनी बाधाएं हैं वो पूरी की पूरी मैं हटाना चाहता हूं। और इसलिए अभी जो अलग अलग कोर्सेज हैं, सामान्य जो फीस है वो तो सरकारी कॉलेज में भी भरी जा रही है, लेकिन विशेष मेडिकल इंजीनियरिंग के 60,000 बच्चों की फीस भर रहे हैं। और आपको ये जानकारी भी देना चाहता हूं कि बुधनी के एक बेटा बेटी जिसका कलकत्ता में बेटा है, 54 लाख रुपया फीस है, वो फीस भरा रहे हैं। एक बार इस पर विचार करो, युवा महापंचायत इस पर भी सोचे कि कोई बच्चा रुक ना पाए। इस योजना में और क्या सुधार किया जाए, चाहे बजट का कितना बड़ा हिस्सा लगाना पड़े, मैं तुम्हारे सपनों को किसी भी कीमत पर मरने नहीं दूंगा, ये संकल्प है। टेक्निकल एजुकेशन के मंत्री यहां बैठे, मध्य प्रदेश में ग्लोबल स्किल पार्क बना रहे हैं भोपाल में, सिंगापुर के साथ सहयोग से। मैं सिंगापुर गया तब मैंने देखा साधारण ITI से काम नहीं चले, तो ग्लोबल स्किल पार्क हमारा बन रहा है। यशोधरा जी देख रही हैं, जल्दी वो बन जाए। 6000 बच्चे अभी प्रारंभ में वहां ट्रेनिंग पाएंगे, और ट्रेनिंग ऐसी कि उस ट्रेनिंग के बाद जॉब सुनिश्चित रूप से मिल जाएगा। बाद में उस संख्या को 10,000 करेंगे, और 10 जो संभागीय केंद्र है वह मॉडल ITI वो हम बनाने का काम कर रहे हैं। बच्चे हमारे हाथों में अगर हुनर हो तो रोजगार की कहीं कोई कमी नहीं है। उस तरह के अनेकों प्रयास कर रहे हैं। आपको अगले सत्रों में वो मिलेगा भी या मैं भेजूंगा भी, क्योंकि बहुत लंबी बात करने का मौका नहीं है। आप लोगों को भी चिंतन और विचार करना है, लेकिन शिक्षा हो, उच्च शिक्षा हो, फिर उसके बाद ट्रेनिंग हो, स्किल डेवलपमेंट का मामला हो, और केवल स्किल डेवलपमेंट का मामला नहीं, इसके बाद रोजगार का मामला। मैं अपने बच्चों से 2-3 बातें इसमें जरूर करना चाहूंगा। देखिए, जॉब का मतलब केवल सरकारी नौकरी नहीं है। आज मैंने पूरा हिसाब किताब लगाया, हम लगभग 1 साल के अंदर 1 लाख सरकारी नौकरियों में भर्ती करेंगे, और 15 अगस्त से वो भर्तियां चालू हो जाएंगी। लेकिन हम जानते हैं गवर्नमेंट जॉब्स की सीमा है, उस सीमा के बाहर हम नहीं जा सकते। लेकिन पढ़ाई के बाद अगर रोजगार ना हो तो जिंदगी नहीं चलती। और इसलिए हम स्वरोजगार के अलग अलग अवसर कैसे क्रिएट कर सकते हैं। बेटा बेटियों, एक विशेष योजना इस साल हमने बनाई है जो अब लागू हो गई है, मुख्यमंत्री युवा उद्यम क्रांति योजना। और इसमें हमने प्रावधान किया है, और मैं सुझाव चाहूंगा आपके भी कोई परिवर्तन करना हो तो बताना। 1 लाख से लेकर 50 लाख रुपए तक का लोन बैंक देंगे कोई उद्यम खड़ा करने के लिए, और बैंकों को गारंटी मम्मी पापा नहीं देंगे, मामा ही देगा। गारंटी सरकार लेगी, इंटरेस्ट सब्सिडी हम अलग से देंगे ताकि पूरा ब्याज ना भरना पड़े। और हमारी कोशिश होगी कि अपना बेहतर उद्यम तुम खड़े कर सको। एक बात मैं कहूं, स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था, वो मैं आत्मसात किए मैंने बचपन में। उन्होंने कहा था, मनुष्य केवल 3.5 हाथ का हाड़ मांस का पुतला नहीं है, वो ईश्वर का अंश है, अमृत का पुत्र है, अनंत शक्तियों का भंडार है, अमर आनंद का भागी है। दुनिया में कोई काम ऐसा नहीं कि वो खुद ना कर सके। तो मैं कहना चाहता हूं यहां पूरे प्रदेश के युवाओं से, निज को तू जान, जरा शक्ति पहचान,
तेरी आत्मा में स्वयं भगवान है रे। हम क्यों उद्यमी नहीं बन सकते? हम क्यों उद्योगपति नहीं बन सकते? हम अपनी इंडस्ट्री डाल सकते हैं, हम अपना कामकाज शुरू कर सकते हैं। स्टार्टअप के बारे में मैंने बताया, अपने बच्चे चमत्कार कर रहे हैं। एक बात मैं और आज साफ कहना चाहता हूं, जिन बच्चों के पास टैलेंट है, उनके टैलेंट को जमीन को उतारने के लिए अगर धन की जरूरत होगी तो उसकी व्यवस्था हम करेंगे। हम वेंचर कैपिटल फंड बनाए। अगर आपके पास कोई नया आइडिया, उसको आपको इंप्लीमेंट करना है और उसके लिए धन की जरूरत हो, तो स्टार्टअप के लिए धन की व्यवस्था करने में भी हम पूरी तरह से सहयोग करेंगे बेटा बेटियों, ताकि तुम अपने आइडियाज को आगे बढ़ाने का काम कर सको। तो मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना है, प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम है। मैं केवल सरकारी नौकरी की बात नहीं कर रहा, मैं एक विश्वास और आपको दिला रहा हूं, हर महीने स्वरोजगार के 2 लाख अवसर नौजवानों को मध्य प्रदेश के प्रदान किए जाएंगे, जो अलग अलग तरह के काम धंधों से संबंधित होंगे। और वो मैं ऐसे ही नहीं करूंगा, हर महीने एक दिन होगा रोजगार दिवस, और रोजगार दिवस के दिन सार्वजनिक कार्यक्रम करके 1 महीना में 2 लाख रोजगार के अवसर हम उपलब्ध कराएं, अलग अलग कार्यक्रमों के माध्यम से। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना है, प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम है, मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना है, सेल्फ हेल्प ग्रुप के माध्यम से, स्टार्टअप के माध्यम से, ताकि रोजगार हमारे सामने, मैं मानता हूं कि एक बड़ी चुनौती है, उसमें हम राह निकाल सकें। और इसलिए शिक्षा हो, स्किल डेवलपमेंट हो, रोजगार हो, जो नौजवानों के लिए जरूरी है, उसमें हम कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। लेकिन मैं आपसे भी कहना चाहता हूं कि मुझे आपके आइडिया चाहिए, मुझे आपके विचार चाहिए, मुझे आपका सोच चाहिए, ताकि आपकी जिंदगी बेहतर बनाए। आपके साथ मिलके, आपके साथ बैठ के, आपके साथ चर्चा करके ये युवा महापंचायत एक फोरम बन जाए, एक प्लेटफॉर्म बन जाए। लेकिन एक बात और मेरे बेटा बेटे, हम केवल हमारे लिए नहीं, हमारा देश, हमारा समाज, हमारा प्रदेश है। प्रधानमंत्री जी ने कहा आत्मनिर्भर भारत, हमने कहा आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश, आत्मनिर्भर भारत के लिए। और मैं कहना चाहता हूं, आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश के निर्माण के लिए युवा, यूथ फॉर आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश, आपका योगदान भी चाहिए। आपका योगदान, हम छोटा छोटा योगदान दे सकते हैं। अभी यार कह रहे थे, मेरे साथ वो पेड़ लगा के आए, मैंने संकल्प लिया, पर्यावरण की बात आती है, हम नेचर स्टेट बना दें मध्य प्रदेश को। आप पर्यावरण के महत्व को सब जानते हैं, मैं विस्तार से उस पर नहीं बोलना चाहता, कैसे ये हो सकता है। अब मैंने संकल्प ले लिया कि मैं रोज 1 पेड़ लगाऊंगा, 1 नहीं लगाता 3 लगते, क्योंकि 3 अलग अलग संस्थाएं और लगाने आती है। अब एक पहाड़ी को मैंने हरा भरा कर दिया। अब नेचर स्टेट अगर बनाना है, कम से कम हम उतनी ऑक्सीजन का तो इंतजाम कर लें जितनी हमारी जिंदगी चलाने के लिए चाहिए। अरे अपनी सांसों का इंतजाम तो खुद कर लो, और उसके लिए अरे रोज मत लगाओ, जन्मदिन के लिए, जन्मदिन के दिन 1 पेड़ लगा लो, जब शादी हो तो शादी की खुशी में 1 पेड़ लगा लो। अगर हमारे माता पिता पूर्वजों की कोई पुण्यतिथि या भगवान न करे कभी ऐसा हो, लेकिन हम जानते हैं कि 100 साल के बाद तो जान ही पड़ता है, उन स्मृति में पेड़ लगाए। कई अवसर ऐसे हो सकते हैं, कई मुद्दे ऐसे जिन पे आप विचार करो, मैं अपनी तरफ से नहीं दे। अब जैसे आंगनबाड़ी ठीक चलना चाहिए, आंगनबाड़ी में बच्चों के पास खेलने का सामान हो, पर्याप्त उनके पास पोषण आहार हो, तो मेरे मन में आया कि सरकार तो करेगी, समाज की ड्यूटी नहीं है क्या, समाज की जिम्मेदारी नहीं है। मैंने एक दिन लिया, हाथ ठेला निकल गया भोपाल की सड़कों पर कि लाओ बच्चों को खिलौने लाओ आंगनबाड़ी में। मैं निकला था हाथ ठेला लेके, लोगों ने ट्रक भर दिए, 10 ट्रक भोपाल में भरा गया और 1,75,80 लाख रुपए के चलते चलते चेक दे दिए। एक दिन मैं इंदौर में निकल गया हाथ ठेला लेके, 40 ट्रक खिलौने दे दिए और 8.5 करोड़ रुपया 5,000 10,000 करके चेक लोगों ने रस्ते में दे दिए कि मामा खिलौने नहीं, चेक ले जाओ तुम। तो समाज देने को तैयार है, भरोसा चाहिए कि कौन हम जो दे रहे हैं उसका ठीक इस्तेमाल होगा क्या आप पहल कर सकते हो इस तरह की। मैं एक चीज से आपको नहीं बांधू, जैसे मध्य प्रदेश में हमने काम शुरू किया, शहर का गौरव दिवस बनाओ, गांव का गौरव दिवस बनाओ, कोई एक दिन तय करो जो उस गांव का जन्मदिन हो, विशेष दिन हो, या वैसे भी आप तय कर लो।
आप आश्चर्य करोगे 4000 गांव का गौरव दिवस मनाया जा चुका है और कई शहरों का इंदौर जैसे गौरव दिवस बन चुका है। और गौरव दिवस का मतलब क्या है? गौरव दिवस में गांव की स्वच्छता, गांव की आंगनबाड़ी ठीक चले, गांव का स्कूल ठीक चले, बच्चों की पढ़ाई लिखाई ठीक हो, गांव में पर्यावरण का इंतजाम, गांव में बेटियों का सम्मान हो, बेटी का जन्म हो तो खुशियां मनाई जाए, कोई मुसीबत आए तो सब मिलकर सामना करें। और गांव का कोई भी अगर व्यक्ति बाहर किसी अच्छे स्थान पर है तो कम से कम साल में एक बार आए और अपनी माटी का कर्जा तो उतारे। इतने काम हो गए उन गांव में, कई लोगों ने तय किया कि मैं स्कूल में एक कमरा बनवाऊंगा, किसी ने कहा आंगनबाड़ी में ये चीज दूंगा, अलग अलग लोगों ने कई चीजों के ढेर लगा दिए। हम कर सकते हैं, समाज के पास कमी नहीं है, लेकिन कोई एक काम, मेरे बच्चों कोई एक काम जिंदगी में सत्य करो। कोई बेटी बचाओ अभियान चलाए, कोई पानी बचाए। आपने सोलर स्टेट की बात कही थी, मैं कहना चाहता हूं अपने बच्चों को, सबसे बड़ा सोलर प्लांट एक जमाने में पूरी दुनिया का रीवा का था 750 मेगावाट का, और ओंकारेश्वर के बांध में देश का सबसे पहला फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट हम लोग लगा रहे हैं। पानी पे ही हम सोलर पैनल बिछा के उससे ही बिजली पैदा करने का काम करेंगे। तो पर्यावरण बचाने के लिए कई कदम हम लोग उठा रहे हैं, लेकिन उन कदमों में आपका साथ कहां कहां मिल सकता है ये सोचो। कई तरह के काम, जैसे बेटी का सम्मान मेरे दिल का विषय है। लाडली लक्ष्मी जैसी हमने योजना बनाई, उन योजनाओं का लाभ अब मेरी लाडली लक्ष्मी बेटियों को मिल रहा है। 43 लाख से ज्यादा लाडली लक्ष्मी बेटियां हैं, और अब तय कर दिया है कि लाडली लक्ष्मी बेटियों की भी कॉलेज एजुकेशन का भी पूरा खर्चा प्रदेश की सरकार उठाएगी। बेटी बोझ नहीं है, बेटियां भी वरदान है, नहीं तो एक जमाने में बोझ मानी जाती थी। हमने ये योजना बनाई। मुझे बेटों को बताते हुए खुशी है कि एक जमाना 2012 में सेक्स रेशियो था मध्य प्रदेश का 912 बेटियां 1000 बेटों पे जन्म लेती थी। अब बदलते बदलते ये हो गया, पिछले दिनों साल 956 हुआ था और इस साल अब 978, 1000 बेटों पे 978 बेटियां जन्म ले रही है। एक सामाजिक क्रांति है। एक योजना ने बदलाव ला दिया, एक योजना ने परिवर्तन ला दिया। ऐसी और कौन कौन सी चीजें हो सकती? बेटी बचाओ मेरे मन में रहता और इसलिए तय किया। मध्य प्रदेश पहला राज्य था कि हमने तय किया कि अगर बिटिया के साथ किसी ने दुराचार किया तो सीधे फांसी के फंदे पर लटकाया जाएगा। 78 लोगों को फांसी की सजा सुनाई जाती। और आजकल अगर दुर्भाग्यपूर्ण बेटियों के निरादर की कोई घटना हुई तो सीधे उसके मकान पे बुलडोजर चलाने का भी काम होता है, छोड़ के नहीं है उसके किसी। ऐसे दरिंदों को छोड़ा नहीं जा सकता किसी भी कीमत। लेकिन कई बेटी का सम्मान कैसे? नशा मुक्त अपना मध्य प्रदेश कैसा बना? एक नहीं कई इशूज है सामाजिक। प्रधानमंत्री जी ने कितने इशूज उठाए जिनका अलग अलग वो काम कर रहे हैं, उनमें कहां कहां हम सहयोग कर सकते हैं। आज यूथ महापंचायत एक संकल्प ले, पीएम ने कहा है हर घर तिरंगा। आजादी का 75वां वर्ष चल रहा है, आजादी का अमृतकाल। अमृतकाल में कई बार ये सोचते थे तिरंगा फहराना हमारा थोड़ी काम है, ये तो नेता फहरा दे, अफसर फहरा दे, हर घर पे लगता ही नहीं था। अब हमने व्यवस्था कर दी है कि हर घर पे आप तिरंगा फहरा सकते हैं। तो आजादी के अमृत महोत्सव पर अमृतकाल में पूरे मध्य प्रदेश में कोई भी घर ऐसा नहीं होगा जब 13 से लेकर 15 अगस्त तक तिरंगा झंडा ना फहरे। हम तिरंगा झंडा फहराएंगे, उसके लिए अवेयरनेस क्रिएट करेंगे। फहराएंगे कि नहीं फहराएंगे? अरे जोर से बताओ, फहराएंगे कि नहीं? हम भी फहराएंगे तिरंगा। अपने घर पर भी तिरंगा होगा और मेरे गांव और मेरे मोहल्ले के लोगों को प्रेरित करके उनके घर तिरंगा लगवाएंगे, क्योंकि ये देशभक्ति की भावना का संचार करेगा। मिलकर हम और कैसे अपने देश को आगे बढ़ाएं, कैसे अपने प्रदेश को आगे बढ़ाएं। इसलिए केवल मैं नहीं, मेरा गांव, मेरा शहर, मेरा मोहल्ला और तिरंगा भी मांग के नहीं फहराएंगे, खरीद के फहराएंगे। ठीक है कि नहीं? तो बोलो भारत माता की। ये भाव पैदा करते हैं, देशभक्ति का जज्बा पैदा करते हैं, देश को आगे बढ़ाने की तड़प पैदा कर सकते हैं। तो ये यूथ नहीं करेगा तो कौन करेगा ये? और इसलिए इस यूथ महापंचायत के माध्यम से मैं प्रदेश के सभी
मेरे नौजवान बेटे बेटियों को कहना चाहता हूं, अपने करियर का सोचो। उसमें मामा तुम्हारे साथ है, अकेला नहीं छोड़ेगा। मेरी कोशिश रहेगी मैं हर कदम पे तुम्हारा साथ दूं, ऐसी योजना बनाऊं कि जिससे तुम्हें दिक्कत ना हो, और उनके क्रियान्वयन में भी तुम्हारा सहयोग लूं। लेकिन हम केवल अपने बारे में नहीं सोचेंगे, अपने प्रदेश के लिए भी कुछ करेंगे। सही बात है कि नहीं? अरे जोर से बताओ, सही है कि नहीं? मिलके करेंगे तब तो अपना देश आगे बढ़ेगा। और इसलिए ये यूथ महापंचायत, मैं अभी सोच रहा था, कल मैं आपके बीच रहने वाला था, लेकिन मुख्यमंत्री परिषद की बैठक प्रधानमंत्री जी ले रहे हैं, तो बीजेपी के सारे मुख्यमंत्रियों को वहां रहना पड़ेगा। लेकिन मैं, यशोधरा जी, हमारे बाकी मंत्री, पूरी टीम है, ये जो भी सुझाव अलग अलग सत्रों में आएंगे, आप अपने चिंतन से जो अमृत निकालोगे मंथन से, उनमें से जो क्रियान्वित करने के लायक होगा उसको हम क्रियान्वित करेंगे मिलके, सरकार और हमारी यूथ महापंचायत। ठीक है? अरे ठीक है, मिलके करेंगे। ये ऐसे नहीं कि भाषण दिया और मामा उधर निकल गए, हम उधर निकल गए और काम पूरा। हम कुछ ना कुछ इसमें से हम ऐसा निकालें जिससे अपने देश का फायदा हो, यूथ का भी फायदा हो, अपने प्रदेश का फायदा हो। और इसलिए 2-3-4 चीजें, और एक युवा नीति का मामला, तो जैसे राष्ट्रीय युवा नीति तैयार की है, उसी के अनुरूप मध्य प्रदेश में भी आपके सुझाव चाहता हूं। आपके सुझाव और भागीदारी से नई युवा नीति तैयार की जाएगी मध्य प्रदेश की, और उसकी टाइमलाइन भी मैं तय कर रहा हूं। 12 जनवरी युवा दिवस, स्वामी विवेकानंद जी के जन्मदिन पर उसको प्रदेश में लागू कर दिया जाएगा। ठीक है? अरे हो मंजूर तो बोलो हाँ। तो आपके सुझाव के आधार पर इसमें भी आपकी भागीदारी चाहिए। फिर हम एक प्रदेश का युवा पुरस्कार भी, हम अलग अलग क्षेत्रों में, खेल के क्षेत्रों में तो कई पुरस्कार है ही ऑलरेडी, लेकिन विशिष्ट उपलब्धि के लिए प्रदेश में युवा पुरस्कार की स्थापना करेंगे, जो क्रिएटिव युवाओं को या संस्था को दिया जाएगा। तो उसका भी प्रारूप हम लोग तैयार करेंगे, हम वो भी करेंगे। फिर आप बताओ, ये युवा पंचायत हर साल होनी चाहिए कि नहीं? होनी चाहिए। तो ये युवा पंचायत अब प्रति वर्ष की जाएगी, 2 दिन की, 3 दिन की, ये पंचायत हमारी की जाएगी। फिर एक चीज और अपन तय करते हैं, अब मामा अकेला काहे को परेशान हो, योजनाएं बनाए, अफसर अकेले काहे की योजना बनाए। अगर हमारे कल्याण के भी काम करने हैं तो हमारा पार्टिसिपेशन चाहिए कि नहीं चाहिए? मैं भाषण नहीं दे रहा, बात कर रहा हूं, चाहिए कि नहीं चाहिए? एक प्लेटफॉर्म बनाते हैं, मिलकर अपन सोचते हैं, एक प्लेटफॉर्म ऐसा कि जिसमें युवाओं के सुझाव आते रहें, और इसलिए मध्य प्रदेश में एक राज्य युवा सलाहकार परिषद का गठन किया जाएगा। ठीक है? तो बोलो भारत माता की। अब इसका हम NSS हो, NCC हो, नेहरू युवा केंद्र हो, स्काउट गाइड हो, जन अभियान परिषद हो, अलग अलग हमारे छात्र संघ हो, उनमें से युवाओं का चयन करके, क्योंकि सब बार बार तो नहीं बैठ सकते, तो उसको हम बनाने का काम करेंगे। और एक बात और मन में आई, एक योजना है, मां तुझे प्रणाम, पता है कि नहीं? सबको पता है। हमने ये तय किया है मध्य प्रदेश में जो बुजुर्ग हैं उनके लिए तो मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना, वो तीर्थ करने जाए, लेकिन जो नौजवान हैं उनमें देशभक्ति की भावना का संचार करने के लिए हमने तय किया वो सीमा पे जाएंगे कि किन परिस्थितियों में रह के हमारे जवान, किन परिस्थितियों में रह के देश की सीमाओं की सुरक्षा करते हैं। लेह लद्दाख में -40 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान में कैसे हमारे जवान खड़े रह के भारत माता की सीमाओं की सुरक्षा करते हैं। और इसलिए मां तुझे प्रणाम योजना हमने प्रारंभ की है। तो यूथ पंचायत के माध्यम से जिला स्तर पर जो सभी विजेता हैं, विजेता प्रतिभागियों को मां तुझे प्रणाम योजना के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर भेजा जाएगा। बोलो भारत माता की। इसके साथ अरे मेरे भांजे भांजियों जिंदाबाद।
वंदे वंदे। और इसके साथ ही सभी शासकीय विभाग, अरे मामा हूं रे मामा, सभी शासकीय विभाग एवं महाविद्यालय में भी हम युवा सेल का गठन करेंगे, जिसमें यूथ पॉलिसी के क्रियान्वयन की समीक्षा करेगा। तो युवा सेल भी अगर बनेगा, आप में से ही बनेगा, तो मैं समझता हूं इससे भी हम लोग समीक्षाएं भी ढंग से कर सकेंगे। ये कुछ चीजें प्रारंभिक तौर पर मेरे मन में आई, जिसको मैंने आपके बीच में अनाउंस किया है, लेकिन ये अंतिम नहीं है। आज और कल 2 दिन आप लोग बैठने वाले हैं, तो आप अलग अलग सुझाव दीजिए जो क्रियान्वित किए जा सके। मामा वचन देता है कि जो क्रियान्वित किए जा सकते हैं ऐसे सुझावों को देश के लिए भी, प्रदेश के लिए भी और अपने भांजे भांजियों के लिए भी मामा लागू करेगा, प्रदेश की सरकार लागू करेगी। एक बार फिर अमर शहीद चंद्रशेखर आजाद के चरणों में प्रणाम। कभी किसी कवि ने कह दिया था, शहीदों की चिताओं पर नहीं, शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले, वतन पर मरने वालों का यही बाकी निशा होगा। तो आज हम ये भी संकल्प लेते हैं, मध्य प्रदेश में हम मेले लगा ही रहे हैं, अलग अलग क्रांतिकारियों के जन्मदिन पर, बलिदान दिवस पर, और ये संकल्प भी लेते हैं कि हम अपने लिए, अपने कैरियर के लिए तो सोचेंगे, लेकिन अपने देश और अपने समाज के लिए भी कुछ कर गुजरेंगे और देश और मध्य प्रदेश को आगे बढ़ाएंगे। ठीक है? तो एक चीज हम तय कर रहे हैं, आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश के लिए युवा, यूथ फॉर आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश, इसका भी एक प्लेटफॉर्म बनाया जाएगा आपसे विचार विमर्श करके, ताकि मध्य प्रदेश को आगे बढ़ाने में आपका योगदान ले सकें। ठीक है? तो बोलिए भारत माता की वंदे। अमर शहीद चंद्रशेखर आजाद, चंद्रशेखर आजाद, लोकमान्य तिलक, भारत माता की। भांजे भांजियों, मामा का खूब आशीर्वाद, मिलकर आगे बढ़े और अपने परिवार का भी नाम रोशन करें, अपना भी और देश का भी नाम रोशन करें। मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी।